यस यारो, जीएसटी पढ़ाई कर रहे थे, बेसिक्स डीटी आईडीटी का डिफरेंस बताया गया था, वो तो आप लोग को याद ही होगा। और जीएसटी कब से इम्प्लीमेंट हुआ भारत में, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 जुलाई 2017, और जेएनके में 8 जुलाई। तो फिर जीएसटी क्या होता है बताया गया था, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than tax on supply of alcoholic liquor for human consumption, extra neutral alcohol ENA पे भी, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल में यूज होगा उस पर भी जीएसटी नहीं है। अगेन जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, जहाँ पे गुड सर्विसेज कंज्यूम्ड होगा उसी स्टेट गवर्नमेंट यूटीज को टैक्स मिलेगा। जीएसटी के टाइप्स पे डिस्कस किया गया था, सीजीएसटी levied by central government on intra-state supply within the state supply pay. Is it okay? As well as SGST is also levied on intra-state supply but by state government. UT GST के अंदर covered है, 5 UTs है जिन पे UT GST लगता है। वो 5 UTs का नाम, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप। ओके, यहाँ पे यूटीजीएसटी है, वेरी गुड। और फिर आईजीएसटी लेविड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ इंटर स्टेट पे होता है। एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता नहीं है, वापस मिलता है, पढ़ेंगे। और इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है। फिर कॉम्पेंसेशन सेल्स टेम्पररी है, लग्जरियस या डिमेरिट गुड्स पे। और टैक्सेस सब्स्यूम्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, एक्साइज के 4 था। क्या क्या 4 बताया गया था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और क्या बता, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, टॉयलेट एंड मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन, और एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज सेल्स रिलेट टू सप्लाई गुड सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट के 9 टैक्सेस थे, वैट, सीएसटी था, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स अदर देन लेविड बाय लोकल बॉडीज, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्ज सेस। ओके, बाकी के टैक्सेस चलते रहेंगे। कमोडिटीज जो जीएसटी के बाहर ही है, आया नहीं है, वो है दारू, और दारू बनाने के लिए ईएनए। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए चैम्प बनना पड़ेगा, और ये जीएसटी के अंदर है, टेम्परली जीएसटी के बाहर रखा गया है। इस पे एक्साइज लगता है, सेंट्रल एक्साइज, और वैट, सीएसटी। तो ये क्या क्या था बेटा? चैम्प मतलब क्या था बेटा? क्रूड ऑयल मतलब कौन सा था बेटा? क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम क्रूड ना, और हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, ठीक है। और टोबैको थोड़ा सा कंफ्यूजन का आइटम है, टोबैको पे जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज दोनों। ओपियम, इंडियन हेम्प वगैरह पे तो जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज, और इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है। अल्कोहलिक लिकर पे स्टेट एक्साइज, सीएसटी, वैट, ये पढ़े थे अपने। इसके बाद कितने ही पढ़े थे? यस। आज हम लोग एक्ट पे बातें करेंगे, एक्ट पे, और कुछ जीएसटी के बैकग्राउंड पे बातें करेंगे। यस, पेज नंबर 15 पे आना, 15 पे। बेटा, आप लोग बहुत सारे टैक्सेस का नाम सुन लिए, उसी के एक्ट के बारे में देखेंगे। सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट,
यूटी जीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। सो जीएसटी एक बहुत अच्छा क्या है, जीएसटी में पूरे जीएसटी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूटी का हो या आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, सब में यूनिफॉर्मिटी रखा गया है। जो बातें, जो डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट में सेम एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सब सेम ही तरीका का है। इज इट ओके? एसजीएसटी इज प्रिपेयर्ड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट। असम में असम जीएसटी एक्ट होगा, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल जीएसटी एक्ट होगा, राजस्थान में राजस्थान जीएसटी एक्ट होगा। तो आपको एसजीएसटी एक्ट का नाम भी नहीं लेना, आज से कुछ भी नहीं सीखना है, पढ़ना भी नहीं है, नाम भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। जब आप लोग जीएसटी कंसल्टेंट बनोगे तो जिस स्टेट में कंसल्टेंसी का काम करोगे, कोई महाराष्ट्र में, कोई बंगाल में, कोई आसाम में, तो आप लोग उस स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी एक्ट देखकर पढ़ लेना, उसमें नया कुछ नहीं मिलेगा। जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है सब वैसे ही है। तो नाम के लिए बहुत कुछ है, तो हम लोग को आज के बाद क्लास में एसजीएसटी एक्ट का नाम नहीं लेना है, खत्म हमारे पढ़ाई से। यूटीजीएसटी एक्ट 5 यूनियन टेरिटरीज में लगता है। जब आप उन यूनियन टेरिटरीज में जाके प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ पे देख लोगे, बट वहाँ पे कुछ नया नहीं लिखा। जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है वही यूटीजीएसटी एक्ट में। इसलिए आज के बाद कभी भी क्लास में यूटीजीएसटी एग्जामिनेशन हॉल तक नाम भी नहीं लेना। अब बच गया सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट का नाम एक ही जगह आएगा पूरे पढ़ाई पे आपके दिमाग में, जब भी कभी इंटर स्टेट इन्वॉल्व होगा। क्या होगा बेटा? इंटर स्टेट या वन यूटी टू अनदर डैश डैश टाइप के, दो यूटीज, दो स्टेट गवर्नमेंट, तो ही आईजीएसटी एक्ट। तो पूरा आईजीएसटी एक्ट का लिमिटेड यूज है हमारे पढ़ाई पे। आईजीएसटी एक्ट सिर्फ एक ही चैप्टर में अच्छा से काम आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एक चैप्टर मिलेगा जिसमें बताया जाता है कि कौन सा जगह पे सप्लाई हुआ, फिर आपको डिसाइड करना है इंट्रा हुआ ना इंटर, तो दो स्टेट भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वहाँ पे ही आईजीएसटी एक्ट का नाम लेंगे। तो पूरे पढ़ाई में आईजीएसटी एक्ट भी लिमिटेड पर्पस के लिए मिलेगा। तो फिर हमारे पास क्या बच गया? सीजीएसटी। तो जितना भी आप लोग पढ़ाई करोगे कल से, आज नहीं कल से, टिल वी कंप्लीट आवर सिलेबस, जो भी सेक्शंस, जो भी प्रोविजंस लगेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के लगेंगे। सेक्शन दिस से पहला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी एक्ट में लिखा है वैसे ही करेंगे। और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई भी हुआ तो वैल्यूएशन का तरीका सीजीएसटी एक्ट के तरह ही होगा। अगर वो स्टेट जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा तो वैल्यूएशन के तरीका सीजीएसटी एक्ट के तरह ही होगा। अगर यूटीज के अंदर भी हुआ तो वैल्यूएशन का तरीका सीजीएसटी एक्ट। यानी हम लोग कल से एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे जिसमें ओनली किसका नाम लेंगे? सीजीएसटी एक्ट। पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में एक जगह आएगा आईजीएसटी जब प्लेस ऑफ सप्लाई का बात आएगा। तो हमें सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। कुछ नॉर्मल बातें सीजीएसटी एक्ट का बेसिस के बारे में कुछ है, वो हम लोग अभी देखते हैं। आज के क्लास में ज़्यादा कॉपी में लिखने का नहीं है और याद रखने का भी नहीं है, वो ऐसे कॉमन सेंस के लिए बातें होएगी। थोड़ा बहुत लिखना होगा, मैं बताऊंगा, तो आपको अब इतना एक से डर नहीं लगेगा। सारा एक खत्म हो गया। कौन सा बचा? एसजीएसटी सीजीएसटी एक्ट। तो देखो, आपको अभी कॉपी में कुछ लिखना नहीं है, आज सिर्फ बोर्ड पे देखना है।
CGST एक्ट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 1 बता रहा है कि ये CGST एक्ट पूरा भारत में लगेगा, वो तो हम लोग को पता ही है। स्टेट GST of respective state and UT with state legislature Delhi, Puducherry, J&K extend to whole of the state and UT का UT GST। तो बेटा जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट पे लगेगा, UT GST है यूनियन टेरिटरी में लगेगा। 3 यूनियन टेरिटरीज जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, ये ध्यान देने का बात है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 5 का नाम सुने थे ना, 5 UT GST, तो दिल्ली, पुडुचेरी और JNK जम्मू एंड कश्मीर, ये UT है बट इनका स्टेट GST है। इज इट ओके? तो यहाँ पे क्या लगेगा? SGST, UT GST नहीं। तो 8 UTs जिसमें 5 UTs में UT GST और 3 UT विथ स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहां पे क्या होगा? SGST। तो दिल्ली में दिल्ली SGST लगेगा, JNK में JNK SGST लगेगा, पुडुचेरी में पुडुचेरी SGST लगेगा। ठीक है भाई? बट लद्दाख में लद्दाख का UT GST लगेगा। चंडीगढ़ में UT GST। बट 3 UTs जहां पे स्टेट GST लगेगा, कौन कौन सा? दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK। इज इट ओके? तो ये एक थोड़ा नॉलेजेबल पॉइंट है। तो जिस दिन आप अपने जब नोट्स लिख रहे थे उस दिन 5 UTs का नाम लिख रहे थे ना, वहीं पे आके थोड़ा सा जगह मैनेज कीजिए। यूनियन टेरिटरीज UT GST लिखे थे 5 UT GST लिखे थे बेटा, 5 UTs का नाम। वहीं पे दिल्ली, पुडुचेरी, JNK आर UTs बट स्टेट GST। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर डैश UTs है। बट SGST दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, ये क्या है बेटा? UTs है बट इनका स्टेट GST है। इज इट ओके? आप लोगों का आज मंडे है क्या? थर्सडे को टेस्ट होगा GST का, जिसमें MCQs रहेगा। क्या रहेगा? MCQs रहेगा ओनली। तो आप लोग थोड़ा सा टेस्ट का तैयारी कर लेना। उसमें लिखा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज UT बट SGST इज एप्लीकेबल। तो 3 ही है, कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी, JNK। इज इट ओके? तो यहाँ पे स्टेट GST लगेगा। इज इट कूल? नेक्स्ट UT GST पढ़ा दिए थे, UTs में लगेगा, रटा दिए थे। इज इट ओके? तो आज से हम लोग स्टेट GST का नाम भी नहीं लेंगे। बोलो बेटा, पार्टिसिपेट। और UT GST का नाम भी नहीं लेंगे। तो कॉस्टिंग में कम बोलने से होगा, टैक्स में बहुत पचर करते रहना, बोलते रहना। किसका नाम लेंगे? CGST एक्ट। तो चलिए CGST एक्ट का जो स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट्स है पढ़ने के लिए। CGST एक्ट सेक्शन 1 पे बताया गया कि क्या नाम होगा, कहाँ लगेगा, कब से लगेगा। तो सभी तो आपको पता है क्या नाम होगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। कहाँ लगेगा? पूरा इंडिया में लगेगा, इंक्लूडिंग
JNK, और कब से लगेगा? 1 जुलाई 17। तो यहाँ पे जो आज पढ़ने वाले हैं ना, वो ऑलरेडी आप लोग के दिमाग में, कॉपी में लोडेड है। कुछ नए पॉइंट्स आएंगे बताऊंगा। फर्स्ट 9 यहाँ पे सेक्शन 9(1) पे बताया गया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में बोला गया कि सुनो भाई, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 9(2) में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का नाम लिखा है। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसमें जीएसटी तब लगेगा जब काउंसिल डिसाइड करेगा। तो ये बोल रहा है 9(1) पे कि इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के, किसको छोड़ के? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के, इसको बोलता है सब्जेक्ट टू। समझ में आया ना? छोड़ के देयर शैल बी लेविड अ कॉल्ड CGST on all intra-state supply of goods services except alcoholic liquor for human consumption on value determined under section 15, कल पढ़ेंगे, and the rate not 20% as may be notified by government। तो ये लिखा गया है shall be paid by taxable person प्रेरणा ट्यूटोरियल्स पे करेगा। तो ये तो आपको पता ही है, CGST is levied by central government on intra-state supply of goods services other than दारू। यहाँ पे 2 पॉइंट मिला। वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो हर एक सम में वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखते थे ना, वो सेक्शन 15 अब कौन सा एक्ट? CGST एक्ट डिसाइड करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और नॉट एक्सीडिंग कितना बेटा? 20%। तो यहाँ से पता चला CGST का रेट मैक्सिमम कितना परसेंट होगा? 20%। तो यहाँ सब कुछ अपने को पता था, कुछ भी लिखना नहीं है। दूसरा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 ब्रैकेट में दिया था सब सेक्शन, यानी इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे CGST अभी नहीं, फ्यूचर डेट में होगा, डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। GST काउंसिल पे भी हम लोगों को चर्चा करना है, आज या कल तक कर लेंगे। जो पूरा GST का काम को देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, GST काउंसिल सारे स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब मिलके कमिटी है, काउंसिल है। काउंसिल पे भी बातें करेंगे। जब काउंसिल डिसाइड कर लेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST लेना है, तब से पेट्रोल पानी के भाव में मिलेगा, सस्ता हो जाएगा, आई मीन टू से। ओके, सो यहाँ पे नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट, अब एक नया पॉइंट आएगा बेटा, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, अब ये वाला पॉइंट आपको एकदम ध्यान से सुनना है। ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स है और ये स्टूडेंट्स है। प्रेरणा ट्यूटोरियल स्टूडेंट, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स से आपको पढ़ाया जाएगा और आप प्रेरणा ट्यूटोरियल्स को फी देंगे। तो हम लोग हो गए सर्विस प्रोवाइडर, वी आर सप्लायर। क्या हो गया बेटा? सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर। और आप लोग हो गए सर्विस रिसीवर, रेसिपिएंट। तो बेटा क्या होता है ना, इस पे GST है, तो स्टूडेंट्स GST देगा प्रेरणा ट्यूटोरियल्स को। स्टूडेंट्स GST का पैसा किसको देगा? PT को। और PT विल डिपॉजिट GST का पैसा किसको? गवर्नमेंट को। ये सिस्टम है। जो सप्लायर है, प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस देता है, अपने कस्टमर से अपना वैल्यू लेते समय GST प्लस करके लेना, और फिर गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक, अभी जून मंथ चल रहा है ना बेटा, जून 23 है, 30 जून तक जो भी ट्यूशन फी हम लोग कलेक्ट करेंगे आपसे, उसमें GST का अमाउंट भी आपने प्रेरणा को दे दिया, अभी हमारी तिजोरी पे है, बैंक पे। नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। आप नहीं देते हो,
आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो न प्रेरणा को देते हो, आप प्रेरणा को देंगे एंड प्रेरणा गवर्नमेंट को देगा। इज इट कूल? दिस इज नॉर्मल सिस्टम। आप मार्केट में जाके शॉपिंग करते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल बेचने वाला आपसे जीएसटी चार्ज करता है, तो आप उनको जीएसटी का अमाउंट दे देते हो, वो जाकर गवर्नमेंट को देते। यस, दिस इज फॉरवर्ड मैकेनिज्म, दिस इज नॉर्मल। कभी कभी कहा जाता है कि आप जीएसटी का पैसा डायरेक्टली ये गवर्नमेंट को दे दो, डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दो, जीएसटी का पैसा इनको नहीं देना है। जीएसटी का पैसा जो रिसीवर है, जो सर्विस रिसीवर है, जो सप्लाई रिसीव करता है, जो स्टूडेंट है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना, इसको बोलते रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आज के क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल सिस्टम इज supplier collect tax from customer and supplier pays tax to government. This is called forward charge mechanism, FCM। समझ में आया? और कभी कभी गवर्नमेंट को सप्लायर से पैसा लेने में तकलीफ है, या सप्लायर थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, सप्लायर को थोड़ा बर्डन कम रखना है, तो रिसीवर, कस्टमर, रेसिपिएंट, बड़े बड़े कंपनी वगैरह रेसिपिएंट है, उनको बोला जाता है यू डायरेक्टली पे अस टैक्स। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इज इट ओके? ये बहुत बहुत फेमस है। दो सेक्शंस है आरसीएम के। इज इट कूल? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मीन्स supplier will collect tax from customer and pay to government. RCM, reverse charge mechanism means receiver will directly pay tax to government. ये उल्टा सिस्टम है, रिवर्स। इज इट ओके? आप लोग का दिमाग तो रिवर्स नहीं हो रहा है? पक्का? पक्का? फर्स्ट बाउंसर। यहाँ पे 2-3 अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। और बेटा ये सब चैप्टर्स है। अगर मैं पहला दिन आपको दिखा देता, बोलता देखो आरसीएम है, तो आरसीएम में लटक ही जाते, क्या होता है समझ ही नहीं आएगा। मैं आज आप लोग को सिलेबस दिखाऊंगा और कल सिलेबस में स्टार्ट करूंगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। अभी 2 टर्म मिलेगा, एफसीएम, आरसीएम। समझ में आया? तो नोट नंबर कंटिन्यू रखें। हम लोग अपने कॉपी में लास्ट नोट क्या लिखे थे? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नोट नंबर क्या था? 9। नोट नंबर 10, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, it means supplier collects tax, supplier collects tax, supplier collects tax from customer, ब्रैकेट में रेसिपिएंट, कस्टमर लिखने से होगा, ठीक है। सप्लायर क्या लिखा बेटा? कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड पे टू गवर्नमेंट, एंड पे टू गवर्नमेंट। ठीक है ना? ये क्या है? FCM। ये बोर्ड पे जो लिखा है इसको छाप लो।
दिस कॉल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। कोई डाउट किसी को? ये नॉर्मल है, यही होना चाहिए, आईडीटी में यही होता है। उल्टा क्यों बना दिया नियम, वो वाला थोड़ा समझना है आपको। कभी कभी ये जो सप्लायर होते, ये सप्लायर अनऑर्गेनाइज रहते, छोटे छोटे सप्लायर हैं, बट जो रिसीव किया है वो बड़े बड़े कंपनी है, या थोड़ा डॉन टाइप के सप्लायर है। डॉन सप्लायर कौन है? डॉन। तो डॉन से टैक्स लेना नामुमकिन है। तो एक पॉइंट मिलेगा, रिकवरी एजेंट सर्विस। हम लोग बैंक वैंक से लोन लेते ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कभी लोन का पैसा नहीं दे पाते तो बैंक डॉन को भेजता है। किसको भेजता है? डॉन को बोला था बाइक कार उठा के लेके आओ, डॉन तो डॉन है, डॉन बाइक कार के साथ साथ निशान को भी उठा के लेके चला गया। उसके लिए बैंक पैसा देता है, उन्हें पैसा देता है। तो रिकवरी एजेंट एक सर्विस दिया है बैंक को पैसा रिकवर करने के लिए। रिकवरी एजेंट सर्विस दिया है किसको? बैंक को। क्या रिकवर करने के लिए? पैसा। तो बैंक उनको कमीशन देगा, डॉन को 1,00,000 रुपया दे देगा, तो उस पर भी जीएसटी है। तो डॉन बैंक से जीएसटी लेगा तो वो भी खा जाएगा। तो सरकार ने बोला डॉन से टैक्स नहीं लेंगे। एसबीआई को बोल रहा है, एसबीआई आप डॉन को फी देते समय पूरा दे दो, उसका जीएसटी अमाउंट आप ही दे देना, बैंक से तो मैं ले लूंगा बट डॉन से नहीं लेंगे। जब हम लोग फॉरेन से कोई इंपोर्ट करते, सर्विस लेकर आते, इंपोर्ट जापान से इंपोर्ट करते, वहां भी जीएसटी है, आईजीएसटी। जापानीज भाई का नाम था हुआंग हू, जापान में रहता है हुआंग हू। तो क्या हुआंग हू इंडिया का जीएसटी जानता है क्या? वो तो आप जानते हो ना। तो आप रिसीवर हो, आप हुआंग हू टैक्स नहीं देगा, आप टैक्स दे देना। समझा क्या? तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां पे ये जो सर्विस सप्लाई देने वाला अनऑर्गेनाइज्ड है, इंडिया में नहीं रहता है, डॉन टाइप का है, तो उनसे टैक्स नहीं लेना है। वो जिसको सप्लाई करेगा वो टैक्स पे कर देगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को। यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। से फी है 1000, जीएसटी 180 है ना। तो स्टूडेंट प्रेरणा को पे करेगा कितना? 1000, और 180 किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। इज इट ओके? समझ में आया? बट आप नॉर्मली क्या करते हो, 1180 प्रेरणा को देते हो और प्रेरणा नेक्स्ट मंथ के 20 को 180 गवर्नमेंट को दे देता है। दैट इज FCM। वो समझाने नहीं आया हूँ आज, RCM पे आया हूँ। इज इट ओके? तो RCM लगने से जो कस्टमर्स हैं उन पे कंप्लायंस बर्डन हो जाता है, और वो नॉर्मली बड़े बड़े कंपनी बिजनेसमैन को ही रखा गया, तो आपको डरने का कोई बात नहीं है। समझा? क्योंकि एक तो जो सप्लायर थे वो छोटे छोटे लोग थे, उनको टेंशन नहीं देना है। वो डॉन थे, उनको डॉन को लेंगे तो हमें टेंशन दे देगा। वो वांग वू थे, फॉरेनर है, तो उनको नहीं। तो जो आरसीएम में जो लोग फंसते हैं, बड़े होने से ही फंसते हैं। बिग बिजनेस को ही आरसीएम में रखा गया है, क्योंकि उन लोग तो बड़े लोग हैं, कंप्लायंस कर पाएंगे। आपका एक चैप्टर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चैप्टर है जहां पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा आरसीएम। समझ में आया? तो आरसीएम स्टार्ट करो धीरे धीरे। 2 पॉइंट है, बता देता हूं मैं पहले। तो एक जीएसटी में नया टर्म मिला, क्या मिला? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी आप लोग कस्टमर्स डायरेक्टली
गवर्नमेंट को देंगे। इसके लिए दो सेक्शन है 9394। द गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई गुड्स और सर्विसेज ऑन विच बायर मस्ट पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ सेलर थ्रू आरसीएम। गुड्स तो बहुत कम ही है जो हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। सर्विसेज पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट 20 सिचुएशंस हैं जहाँ पे लिख दिया गया सर्विसेज पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। गुड्स वाला आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको नाम के लिए थोड़ा सा सुन लेना है, बट सर्विसेज पे जो आरसीएम है आपके सिलेबस में कवर्ड है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया गया है उन्हीं जगह पे आरसीएम लगेगा। जैसे प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने कोई लीगल कंसल्टेंसी लिया, हम लोगों ने कोई लीगल कंसल्टेंसी लिया वकील साहब से, तो वकील साहब जो हमसे फी लेंगे ना, उस फी पे जीएसटी है, बट मैं वकील साहब को नहीं दूंगा, डायरेक्टली लीगल सर्विसेज को रखा गया बिजनेस गवर्नमेंट को देगा। पीटी विल डायरेक्टली पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। लीगल कंसल्टेंसी, आप लोग इंश्योरेंस के एजेंट हो, लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी होता है ना, ब्रोकर्स जिसको बोलते हैं एजेंट, तो आपको कमीशन मिलता है ना। आप एलआईसी के पॉलिसीज बेचते हो, प्रीमियम कलेक्ट करते हो, तो एलआईसी से आपके पास कमीशन आता है। तो आपने एलआईसी को सर्विस दिया, उनका प्रोडक्ट पॉलिसीज बेचने पे, प्रीमियम कलेक्ट पे, उस पे आपको कुछ फी मिलता है, कमीशन। तो आपने एलआईसी को सर्विस दिया, आप एलआईसी से कमीशन लोगे, उस पे जो जीएसटी बनेगा वो आपको नहीं चार्ज करना है, एलआईसी विल डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट। क्योंकि एलआईसी तो बहुत बड़ा है ना, आप लोग तो छोटे छोटे लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो आप लोग एलआईसी के अंदर तो 1-1 लाख एजेंट हो सकता है, तो 1 लाख एजेंट्स में से कोई कोई डैश भी हो सकता है। इसलिए एलआईसी को बोला है कि ये लोग जो एजेंट है आपके प्रोडक्ट बेचते, कम प्रीमियम कलेक्ट करते, कमीशन देते हो आप इनको, इन्होंने आपको सर्विस दिया, आपको जीएसटी जो बनेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अरिजीत सिंह का गाना सुनते हो? मैं कभी कार में ट्रैवल करता हूँ तो सुनना चाहता हूँ, तो आप लोग कभी मेरे साथ ट्रैवल करो तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अरिजीत सिंह जी का लगा देना गाना, रोमांटिक वन, ठीक है, अच्छा वाला, ठीक है। तुम लोग को शायद पता नहीं होगा न है, नई जनरेशन का और सिंगर आ गया होगा। अच्छा, कौन आया? ये चल रहे हैं ना अभी भी? हाँ ठीक है, हमारे भी चल रहे हैं, तुम्हारे भी चल रहे हैं। क्या बेटा? अरिजीत सिंह जी का बात बता रहा हूँ, ये गाना वाना गाते ना, फी लेते, इस पे भी जीएसटी वो जिस कंपनी के लिए गाएंगे वो दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपके जिसको सुन सुन के आप लोग सोते हो वो बता दिया। आप सुनोगे अरिजीत सिंह जी गाना, बोलेगा वो आपने टी सीरीज के लिए गाना गाया, ठीक है, पैसा कितना लिया? 1 करोड़, ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे जीएसटी अरिजीत सिंह जी को नहीं देना। अरिजीत सिंह जी को बोलना आप पैसा कमाओ और सूर ताल बनाओ, पब्लिक वेलफेयर करो, जीएसटी काम देख लेगा टी सीरीज। बेटा समझ में आ गया क्या? बहुत तो बोल दिया, बट सारे पॉइंट्स नहीं बोल सकता ना, फीलिंग्स आ गया। मतलब थोपने वाला नहीं लगना चाहिए कि सर हमारे सर पे रख रहे कुछ जबरदस्ती। तो मैंने कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन्स है, कुछ लॉयर्स वगैरह को दूर रखो, डॉन को दूर रखो, कुछ छोटे छोटे लोग हैं उनको भी दूर रखो। और रिवर्स में हमेशा ना बड़े लोग फंसते हैं। कौन? बड़े लोग, छोटे लोग नहीं फंसते हैं। सो आरसीएम समझ में आया? मैं आरसीएम के बारे में कुछ लिखाया? नहीं लिखाया, लिखाना शुरू करूं? एफसीएम लिख लिया ना बेटा? आरसीएम, आरसीएम में ना 2 सेक्शन मिलेगा, 9394, दोनों में एक ही बात बोला है, बट
थोड़ा सा डिफरेंस है। तो RCM 9.3 वाला लिखा देता हूँ, पहले एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर 9.4 निकालेंगे और फिर एक बार ई कॉम ऑपरेटर का आ जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओला, उबेर को लेकर। फिर हमारा ये एक्ट का काम आज खत्म। फिर हम लोग जीएसटी का जन्म कैसे हुआ वहां से पढ़ाई करेंगे। एक्ट का काम 2 ही पॉइंट बाकी है। सो आपने लिखा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, when GST is directly paid by customer to government, when GST is directly paid by customer by receiver to government on specified goods or services, on specified goods or services, it is called what? RCM. Is it okay? स्पेसिफाइड गुड सर्विसेज को अंडरलाइन करना। स्पेसिफाइड गुड सर्विसेज बता दिया गया बेटा, इन गुड्स पे, इन सर्विसेज पे ही RCM लगेगा। नॉर्मल सिस्टम क्या है? FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसके लिए कुछ नहीं बोलना, कोई नींद में भी पूछे तो FCM ही होता है। RCM के लिए थोड़ा होश ठिकाने पे रहना पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, FCM के लिए नहीं पढ़ना है, ये तो होता ही है। RCM एक्सेप्शनल स्पेसिफाइड गुड सर्विसेज, गुड्स को नाम ही नहीं लेना है इंटरमीडिएट पे, उसके लिए बड़ा बनना, फाइनल्स में जाना। किस पे? सर्विसेज पे। सारे पे ना, स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड सारे पे होते तो आप भी तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देते। आपने जीएसटी का अमाउंट सरकार को दिया क्या डायरेक्टली? ना पीटी को। तो नॉर्मली तो FCM ही होता है। तू बहुत ज्यादा ही समझदार है, 2-3 दिन से जो मैं सोचता था तो पहले बोल देती है। तो FCM नहीं सिखाना है, RCM सिखाना है। ये देखो, ये देखो, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने लीगल कंसल्टेंसी लिया, लीगल कंसल्टेंसी सर्विस लिया, वकील से, एडवोकेट से। फी 50,000। कितना बेटा? 50,000। तो सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन सर्विस दे रहा है? ये सप्लायर है ना बेटा? बोलो बेटा। लीगल कंसल्टेंसी सर्विस लिया हम लोग कुछ ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग करने के लिए, समझा भाई? और रिसीवर कौन है? पीटी। इज इट ओके? तो यहाँ पे जीएसटी है 18%। कितना जीएसटी होता है? 9,000, है ना बेटा? तो रिसीवर कौन है? कस्टमर कौन है? पीटी। सप्लायर कौन है? एडवोकेट, है ना बेटा? अब देखो, पीटी पे करेगा, पीटी पे करेगा ओनली कितना? 50,000। पीटी पे किया 50,000 एडवोकेट को, ठीक है? उसका जीएसटी का अमाउंट, जीएसटी का अमाउंट कितना? 9,000। डायरेक्टली हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया कि आप देना, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होना पड़ेगा मेरा ही। वकील साहब को जीएसटी से दूर रखा गया है, वकील साहब को जीएसटी से दूर रखा गया है, पता नहीं क्यों, बट वकील साहब से मंत्री लोग को डर लगता है। मंत्री लोग कुछ करेगा, फंसाएगा वकील को, तो वकील ऐसा फंसा देगा। मजाक कर रहे, मेरा बात को रियल लाइफ पे मत लेना, बस समझाने के लिए, तुम लोग डैश हो इसलिए। अब निशान बोलेगा ना क्यों छोड़ दिया, बीकॉम तो नहीं पढ़ रहा है ना, सीए पढ़ रहा है,
क्यों छोड़ दिया? तो यही बोलेंगे वकील साहब को टेंशन नहीं देना है, उनको इस दायरे से दूर रखना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस देगा, सीए जीएसटी कंप्लायंस करेगा, बाकी लोग इंटीरियर डेकोरेटर करेगा, जीएसटी उन लोग को भी पे करना है, बट वकील साहब को दूर रखा गया। आप लोग बिजनेस को दे रहे हैं, तो ज्यादा जीएसटी के बारे में बिजनेस जानता है ना वकील जानता है? कौन जानता है जीएसटी के बारे में? एडवोकेट जानता है ना, बिजनेस जानता है, बिजनेस। अरे जीएसटी के बारे में प्रेरणा उसको ज्यादा पता है ना वकील साहब को पता है। वकील साहब तो केस लड़ने में लगे रहते, केस लड़ने में लगे रहते, ये वो करते रहते। सो इफ वकील साहब सर्विस दिए बिजनेस को, किसको? बिजनेस को, तो बिजनेस को ही जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना है। तो आरसीएम हो गया ना, बोलो बेटा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया ना। कौन टैक्स पे कर रहा है डायरेक्टली टू गवर्नमेंट? पीटी। हु इज पीटी? कस्टमर। आगे समझ में? लेकिन वकील साहब के बारे में कुछ बात बता दूं, वकील साहब कोई फैमिली मैटर्स पे भी कंसल्टेंसी, दो भाई के बीच झगड़ा लग गया, फैमिली डिस्प्यूट, उसमें नो जीएसटी, उसमें नो जीएसटी, एग्जेम्प्टेड है। वकील साहब प्रेरणा को सर्विस देंगे, उसमें जीएसटी है। बिजनेस में आ गया वकील का सर्विस तो जीएसटी, और पर्सनल लाइफ पे आया तो नो जीएसटी। ये वर्ड मिलेगा आप लोग को एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे, यानी वकील लोग का काम जीएसटी में है, लेकिन बिजनेस को दिया तो जीएसटी में है, और फैमिली मैटर्स में दिया तो नहीं है। वो नहीं, भाई भाई में झगड़ा, वाइफ हस्बैंड में झगड़ा, आजकल तो डिवोर्स वोर्स का केस बहुत ज्यादा ही चलते रहता है न्यूज में। ओके, तो फिर वो सब डिस्प्यूट, नो जीएसटी, चाहे उसमें करोड़ों रुपया क्यों इन्वॉल्व ना हो। नताशा और चहल वगैरह का केस का बता रहे, आई मीन हार्दिक वगैरह, क्रिकेट प्लेयर ज्यादा फेमस है, बोलो? दो तो अभी वही सुना था ना, तीन सुना, दो ही सुना। यस, ऐसे बहुत है, बॉलीवुड में मत जाओ, मैं क्रिकेट का बात कर रहा हूं। प्लीज, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वहां पे अभी तो बोल दिया कि वो 6-7 आइटम छोड़ के सब पे जीएसटी लगेगा, बट एग्जेम्प्टेड सप्लाई में जाके बोलेगा रुक रुक बेबी, रुक बेबी, रुक बेबी, रुक बेबी, रुक। लीगल सर्विसेज बिजनेस को देगा तो टैक्सेबल है, अदर्स को देगा तो नॉट टैक्सेबल। तो आपको धीरे 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 सब समझा के रटाया जाएगा। लॉटरी में मेरे को खुश कर देना, एक याद नहीं है ऐसे वर्ड यूज मत करना। आप पूछो रमेश गुप्ता जी, दो पूछोगे तीन बताएंगे, ऐसे बोलना। अरे क्यों मुड़ मुड़ के देख रहा है, किसको देख रहा है तुम? आप पीछे कर दो, पीछे कर दो। दिस इज कूल। आपको समझ में आया ये क्या सिस्टम है? आरसीएम, ठीक है। इट्स अ चैप्टर, इट्स अ चैप्टर, 2-3 दिन खाएंगे, सिर्फ उसमें वही सिखाना है कौन सा सिचुएशन में कौन देगा। सिचुएशन बेस्ड भी है, जैसे वकील वकील का याद मत कर लेना, वकील घर में जाके सर्विस दिया किसी का तो आरसीएम मत बोल देना, सर फोड़ देगा तुम्हारा, उसमें नो जीएसटी। तो वही सब सीखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो दिस इज स्पेसिफाइड है, क्या है ये? स्पेसिफाइड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आप लोग लिख सकते हो, छाप लो। थ्योरी लिखा क्या 2 लाइन का? और समझ तक कुछ डाउट आ रहा है?
आज का लॉटरी बहुत अच्छा हुआ, तीनों का नाम आ गया, रोहित आया साथ में दोनों को मार दिया। नहीं जानबूझ के नहीं किया, नहीं जानबूझ के नहीं किया, बस वो गौतम का आया था तो गौतम तो था नहीं, उसको हटा दिया था और आ ही रहा था एक साथ में। अब कल से मैं ना इतने 5 किसी और निकालूंगा, ये बदनाम ही कर देगा, बोलेगा जानबूझ के। देखो सोच ही लिया ना, मेरे बारे में गंदगी सोच लिया, तो कल से उसको भी ट्रांसपेरेंसी करेंगे, बोलेगा आओ बेटा 5 चिट्ठी निकालो, और जो निकालेगा वही फंसेगा, ध्यान रखना। चलो छोड़े, क्या आप लोग डरना मत, एक्साइटमेंट से रखना कि मेरा नाम आने दो, सर पूछेंगे कौन इंटर पे इस तरह से लग के पढ़ाता है, मेरे सिवा कोई नहीं पढ़ाएगा, तो आपको उसके लिए रिटर्न भी देना चाहिए, खुशी भी रहना चाहिए। हाँ सर पूछेंगे, अच्छा लगता है, कोई तो इस संसार में है जो हमें पास कराने के लिए पढ़ाने के बाद पूछता भी है, तो उसको तो वैसे ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन ये तो संदेहजनक नजरिए से देखने लगा, अरे समझा क्या, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, डन डन डन। ये सभी पे ना स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड आज याद कर लो, स्पेसिफाइड ना चैप्टर में आके, चैप्टर में आके, गुड, समझदार है, वेरी वेरी गुड। ये तो हो ही गया, ये 9.3 में। हाँ अब थोड़ा सेक्शन वाइज भी याद रखना है। एक बात बता देता हूं सेक्शन के लिए, इनकम टैक्स में, जीएसटी में सेक्शन लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है। सेक्शन गलती लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, सही लिखोगे तो ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। राइट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, रॉन्ग करोगे तो मार्क्स कटेगा। राइट लिखने से इंप्रेशन बनेगा, जो कॉपी चेक करता है उसको लगेगा कि बच्चा ने सॉलिड तैयारी किया है, तो वो चाहेगा वो बच्चा पास हो जाए, बट एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा। सामने वाला जो चेक करेगा ना, आपको देखे बिना आप कौन हो, कहाँ से हो, बट वो सोच लेगा कि ये जो भी है बहुत अच्छा इंसान बनेगा, नॉलेजेबल, तो आपके कॉपी में ना वो थोड़ा सा मतलब लिनियल रहेगा, मतलब चाहेगा कि ये बच्चा निकल जाए। वो आपका रिश्तेदार भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है वो लड़का है लड़की है, असम का है बंगाल का है, लेकिन इंप्रेशन। इसलिए सेक्शन लिखना चाहिए जो मैं रटाऊंगा वही, खुद घर में जाके रटने का काम नहीं करना, क्योंकि सेक्शन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा और गलती लिखने से मार्क्स कटेगा। तो आपको सेक्शन के पीछे नहीं भागना है, बट ये 9.3 9.4 याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग सेक्शन क्लास में जो आरजी बोलेगा वही पढ़ेंगे, घर में जाकर एक्स्ट्रा सेक्शन पढ़ना नहीं है। 9.3 9.4 भी नहीं पढ़ना है, मैं 500 बार बोलूंगा टिल आई कंप्लीट सिलेबस, आप याद रख लेना। इज इट कूल सेक्शन को लेकर? तो सर रिवर्स चार्ज का आप 2 सेक्शन क्यों ला दिए? मैं नहीं लाया हूं, 2 सेक्शन गवर्नमेंट लाया है। तो आरसीएम के लिए कितने सेक्शन है? 2, 9.3 भी 9.4 भी। तो 9.3 तो समझ गया, स्पेसिफाइड गुड सर्विसेज, और 9.4 में क्या बताया गया? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से स्पेसिफिक कुछ सामान परचेज करेंगे। तो यानी ये बता रहा हूं, ये क्यों बनाया गया? पीटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या है बेटा? जीएसटी में हम लोग रजिस्टर्ड है, वी आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। पीटी ने कुछ परचेज किया XYZ से, XYZ से, ये अनरजिस्टर्ड है, क्या है बेटा? अनरजिस्टर्ड। अगर गवर्नमेंट ने लिख दिया कि इन अनरजिस्टर्ड से सप्लाई लेने से आरसीएम में आएगा, तो यहां भी क्या लग जाएगा? आरसीएम। लेकिन सबसे नहीं, स्पेसिफाइड, क्या बेटा? स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन से। ये क्यों आया, इसका लॉजिक सुनो, टैक्स में सबका लॉजिक है। नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसे इमेजिनरी एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मेरे को इनकम टैक्स देना होता है, आप लोग को इनकम टैक्स पता नहीं है, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। इनकम टैक्स, इनकम पे, तो मैं इनकम को कम करने के लिए एक चोरी करता हूं। कैसे चोरी करता हूं? सप्लायर निशांत भी नहीं है, सप्लायर रोहित भी नहीं है, सप्लायर सामंता भी नहीं है, मैं एक फॉल्स बिल बना लेता हूं। फॉल्स बिल, निशांत के नाम का फॉल्स बिल, एक्सपेंसेस दिखा देता हूं। रोहित से सामान खरीदा,
एक रोहित इंटरप्राइज का खुद ही बिल बना के, सावंता इंटरप्राइज का सामान उमान खरीदा नहीं, समझा ना, खुद ही बिल बना लेते। वो निशांत इंटरप्राइज है ही नहीं, रोहित इंटरप्राइज है ही नहीं, और सामंता उद्योग है ही नहीं, बट मैं फॉल्स सप्लाई बिल अपने हाथ से ही खुद ही अपने कंपनी में बैठकर बिल, उनके लेटर हेड का बिल बनाकर अपना एक्सपेंसेस दिखा देता हूं, और ये लोग को दिखा देता हूं जो सप्लायर है, छोटे छोटे लोग हैं, अनरजिस्टर्ड है, तो ये लोग जीएसटी भी नहीं ले रहा है, ये लोग है ही नहीं, कहाँ है देखो, तीनों में से कोई नहीं है, बट हमारे पास बिल है और फॉल्स बिल है तो जीएसटी नहीं। तो इस तरह से करके लोग इनकम टैक्स में बोगस एक्सपेंसेस, फेक एक्सपेंसेस, फॉल्स एक्सपेंसेस दिखाते, ऑडिटर आता है, बिल मांगता है, बिल रोहित इंटरप्राइज, बिल निशांत इंटरप्राइज, बिल सावंता इंटरप्राइज। ऑडिटर जाके क्या सबका पार्टी के घर में चेक करेगा क्या? नहीं। छोटे ऑडिटर बोलेगा जीएसटी क्यों नहीं लिया? छुटपुट दुकानदार था, चौराहे पे बैठता है, तो फिर तो कौन चौराहे पे जाके देखेगा? सो दिस वॉज द प्रैक्टिस, दिस इज द प्रैक्टिस करेंट ऑल्सो। आप लोग मत करना भाई ऑफिस में जाके इतना गंदा गंदा काम, एकदम मत करना, छोड़ो, मैं जो बताया उसको भूल जाओ, ऐसा गंदगी कभी नहीं करना। बताओ, लाखों लाखों का एक्सपेंसेस दिखा देते भाई, एक साल में 365 डेज होता है, पर डे 10-10 हजार, 20-20 हजार भी खर्चा दिखा देगा, 5,000 इससे, 5,000 इससे, 5,000 पिंकी स्टोर, 5,000 श्रेया स्टोर, 5,000 प्रेरणा स्टोर, 5,000 ऋषिका स्टोर, 5,000 शिवानी स्टोर, 5,000 विनीत स्टोर, ऐसे कितना फॉल्स एक्सपेंसेस दिखा देंगे? बोलो भाई, बोलो भाई, राशि का स्टोर है, ठीक है तो, अरे क्या प्रॉब्लम हो गया, इतना नाम है ना, तो राशि का स्टोर, नंदिनी स्टोर, फॉल्स एक्सपेंस। तो इनकम टैक्स में चोरी करता है तुम लोग, करता है ना? बोलो भाई। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, इस प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कुछ कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदेंगे, स्पेसिफाइड है जहां पे होता है, वो भी ला दिया 9(4) पे, 9(4) पे, 9(3) पे देने वाला कौन है उससे कोई मतलब नहीं, बट 9(4) में लिख दिया गया स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो समझ में आ गया भाई, 9(3) में कोई भी हो सकता है, जिससे लिया सामने वाला भी रजिस्टर्ड हो सकता है जीएसटी में, बट 9(4) पे अनरजिस्टर्ड पर्सन से, इज इट ओके? 9(3), 9(4 दोनों आरसीए में दो सेक्शन क्यों बना, समझ में आया क्या? बोलो भाई। 9(3) तो बना था कि सामने वाले को तकलीफ नहीं देना है, इजी कंप्लायंस रखना है, बट 9(4) में क्या रखा गया है कि ये जो अनरजिस्टर्ड से आप सप्लाई रिसीव करके और इनकम टैक्स में गलत गलत कर लेते हो, वो सबको रोकना है, समझ में आया ना? और अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए हो तो अगर वो सही भी है तो उसके भी बारे में सरकार को पता चल जाएगा। तो 9(4) तो लिखना बेटा, नोट नंबर कौन सा? आरसीएम में 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, आरसीएम में 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 9(3), 9(4, ठीक है ना? फिर लिखना आरसीएम ऑन सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन ठीक है ना? आरसीएम ऑन सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, थोड़ा लिख लेना, वे नोटिफाइड registered person receives supply, a notified registered person receives supply from specified unregistered persons
GST payable on RCM, GST payable on RCM, इज इट ओके? तो 9394 दो सेक्शन है। 93 याद रखना, 93 किसके लिए था? स्पेसिफाइड गुड सर्विसेज, कोई भी दे वो जो पॉइंट्स लिख दिया, लेकिन 94 किसके लिए था? अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा 93 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 93। 94 बहुत कम मिलेगा आपको। इज इट कूल? और 94 अच्छी तरह से आपके सिलेबस पे भी नहीं है, 93 तो स्पेसिफाइड ही है। तो नोट नंबर कौन सा हो गया बेटा? नोट नंबर कितना लिख लिया? 11 हो गया। एंड बेटा हम लोग CGST एक्ट पढ़ रहे थे। CGST एक्ट का 9(1) में तो बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट सप्लाई पे GST चार्ज करेगा, ये तो पहले ही पढ़ लिए थे। 9(2) पे बोला था रुक 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 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे चैम्प पे बाद में लेना, ये भी 9(2) तो पहले ही पढ़ लिए थे ना। आज क्या पढ़े? 93 94 RCM। अब एक लास्ट है बेटा ई कॉम ऑपरेटर। आजकल का मॉडर्न जनरेशन सब मैक्सिमम ऑनलाइन ही करते हैं। सामान खरीदने से लेकर खाना पीना, डे टू डे यूज़ का सामान, सिनेमा देखना भी, होटल में रहना भी, होटल में जाने सिनेमा जाने के लिए ओला उबर भी, सब कुछ ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू होता है। ओला उबर ये सबको बोलते हैं ई कॉम ऑपरेटर। तो ई कॉम ऑपरेटर के लिए भी एक पॉइंट बताया गया, ये ओला उबर रैपिडो ये सब सर्विस देते हैं। कैब लेके ड्राइवर आता है, आपको तो ड्राइवर ट्रैवलिंग करवाता है, बट उसका GST ड्राइवर जी से नहीं मांगेंगे। डोंट माइंड, एक्सेप्शन अप्लाइड। माना जाता है कि ड्राइवर जी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, वो उतना कंप्लायंस नहीं कर पाएंगे। समझा बेटा? और जो लोग ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स बेचता है, आजकल तो घर घर से भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, छोटे छोटे लेवल पे भी होता है। अर्बन क्लैब भी होता है, घर में आके सफाई वफाई करना होता है ना, घर में आके सफाई, आजकल क्या नाम है उसका? अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी आपके घर में आके सफाई वफाई भी कर देते हैं। तो ये लोग तो उतने मतलब GST के नॉलेज नहीं होते, तो ओला उबेर अर्बन कंपनी को कहा जाता है कि आप लोग GST दे देना, आप लोग GST देना। तो ई कॉम ऑपरेटर्स के लिए भी बताया गया है। फ्लिपकार्ट अमेजन प्रोडक्ट बेचता है, ये लोग टाटा का भी प्रोडक्ट बेच देता है, एडिडास रिबॉक का बेचता है। तो एडिडास रिबॉक टाटा तो बड़े बड़े लोग हैं, सक जाएंगे। इन लोग हम जैसे छोटे लोगों का सामान भी बेच देता है, तो हम लोग तो उतना सकते नहीं है, तो ई कॉम ऑपरेटर ही GST का कंप्लायंस कर देगा। इज इट ओके? सो रिवर्स चार्ज समझ में आ गया। ई कॉम ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये लोग भी कहीं कहीं पे टैक्स देना पड़ता है इनको। ई कॉम ऑपरेटर टू पे टैक्स ऑन सर्टेन सर्विसेज, सर्विसेज के लिए इनको देना है। और ई कॉम ऑपरेटर में पे टैक्स एंड सर्विस प्रोवाइडर नहीं देगा। इफ ऑपरेटर हैज नो फिजिकल प्रेजेंस, अगर ओला उबर का गुवाहाटी में ऑफिस नहीं है तो एक रिप्रेजेंटेटिव को रखेगा इन इंडिया टू पे टैक्स, और कोई भी नहीं है तो भी एक पर्सन को रखेगा। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो ई कॉम ऑपरेटर टू पे टैक्स ऑन सर्टेन सर्विसेज, ये भी एक चैप्टर है आपका। ई कॉम ऑपरेटर का भी एक चैप्टर मिल जाएगा आपको, तो RCM भी चैप्टर में मिलेगा ई कॉम ऑपरेटर। तो ई कॉम ऑपरेटर में डिफरेंट क्या हो रहा है कि कैब के ड्राइवर आपको सर्विस दे रहा है, आपके घर से इंस्टीट्यूट ला रहा है, बट GST वो सरकार को पेमेंट नहीं करेगा। आप तो या तो उनको दे देंगे या ऑनलाइन ओला उबेर को दे देंगे, ओला उबेर ही GST पे करेगा। ये 95 पे लिखा है। तो 93 94 95 पे क्या लिखा है ये नहीं भूलना,
क्योंकि बहुत सारी जगह पे ना डायरेक्टली लिखा रहेगा 939495, तो ओला उबर पढ़ते पढ़ते ओला लाला नहीं हो जाना चाहिए। तो 9394 RCM और 95 E-com बहुत सारे चैप्टर्स पे मिलेंगे, बहुत सारे, बस लिखा रहेगा 939495। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 9394 RCM और 95 E-com, उसके अंदर वाला नहीं चाहिए, क्योंकि RCM भी नहीं पढ़े, E-com भी नहीं पढ़े। बट आपके जिंदगी में E-com ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं? यस। तो उनका टैक्स के बारे में तो आपको जानना चाहिए कि नहीं? आपके नजर में तो वो कैब ड्राइवर आपको सर्विस देते हैं, तो जीएसटी में तो लिखा है सप्लायर आपसे लेके देगा, बट वो ड्राइवर जी, ड्राइवर अंकल, ड्राइवर भैया, ड्राइवर दादा नहीं देंगे, वो फिरंगी आके देगा। ओला उबर मतलब अरे फॉरेन का ही तो कंसेप्ट है। इज इट ओके? तो 95, तो सर इसके बारे में हम लोग को जानना है, तभी तो बोल रहे हैं कि आप लोग को अच्छा से पढ़ना है, 80-90 आवर्स में सब सीख लेंगे। इज इट ओके? पूरा चैप्टर है, और कहीं कहीं पे ई-कॉम ऑपरेटर जो भी देता है वो डायरेक्टली हम लोग को भी देना पड़ता है, तो बस अभी तो वो नहीं सीख पाएंगे। बस एक लाइन, नोट नंबर 12, ई-कॉम ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ई-कॉम ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, ई-कॉम ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स on certain services, e-com operator required to pay tax on certain services। ठीक है, 95 लिख देना ब्रैकेट में, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 95। तो ये 93 94 95 बहुत इंपॉर्टेंट है। 93 नॉर्मल रिवर्स चार्ज, 94 अनरजिस्टर्ड से लेंगे तो रिवर्स चार्ज, और 95 ओला उबेर के थ्रू सप्लाई करने से ओला उबेर टैक्स देगा। इज इट ओके? इसके अंदर का आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको तो चैप्टर में जाके पढ़ना है। एग्जाम्पल लिख लेना है, मिस्टर एक्स रनिंग अ कैब, मिस्टर एक्स रनिंग अ कैब अंडर ओला, collected rupees 5,000 from passenger, collected rupees 5,000 from passenger। so आंसर लिखेंगे GST is payable, GST is payable by ओला ई-कॉम ऑपरेटर, नॉट, क्या नाम था उसका, GST is payable to गवर्नमेंट। ये कैब ड्राइवर ओला को दे देगा, और ओला किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। बट कैब ड्राइवर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? ई-कॉम ऑपरेटर को। जो ई-कॉम ऑपरेटर है ओला को दिया गया, उनको बोला गया कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे, सर्विस दे रहे हैं, वो लोग बहुत मतलब जीएसटी के नॉलेजेबल नहीं होते, कितने लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, आपको उनको टेंशन नहीं देना है। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? ओके, तो आप ही दे देना, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोग हो, दूसरे को यूज करके पैसा कमाते हो, आप ही दे देना टैक्स, ठीक है? ओके, इज इट ओके? तो क्या लिखा? एक्स विल पे, एक्स नहीं, ओला विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, ओला इज हु ई-कॉम ऑपरेटर, फाइन। नेक्स्ट देखो, सीजीएसटी एक्ट का 5 सेक्शंस पढ़ना था, 9(1) तो पढ़ने ही नहीं था, 9(2) तो चैंप हो आप लोग, 9(3) 9(4) आरसीएम है, और 9(5) ओला उबेर है। ओके, ओला उबेर मत बोलना, ई-कॉम ऑपरेटर, बट जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ते हो ओला ओला भी चलेगा। नाउ जीएसटी का रेट, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे, सीजीएसटी का टैक्स रेट मैक्सिमम 20% होगा,
और एक इंटरेस्टिंग, हम लोग SGST पढ़ेंगे भी नहीं, बट SGST का रेट हम लोग को मिलेगा। अगर CGST 6% है तो SGST भी 6%, एंड दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 12। नाउ CGST एक्ट का थोड़ा सा बता दिया, और IGST एक्ट बिना पढ़े हमारा काम हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट चेंज होगा, बाकी का जो बातें CGST एक्ट में लिखा है वही IGST एक्ट में, बट CGST विद इन द स्टेट पे लगता है और IGST इंटर स्टेट इंपोर्ट वगैरह पे लगेगा। तो IGST एक्ट का कुछ भी आपको कॉपी में लिखना नहीं है, मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूं, सब कुछ सेम है। नाम है आपका IGST, पूरा इंडिया में लगेगा। IGST लेविड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ डे 2 से पढ़ते आ रहे हैं। एंड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट पे भी लगेगा, एप्लीकेबल 1 जुलाई से। और JNK में कब से आया था याद है? 8 जुलाई से। लेवी कलेक्शन सब्जेक्ट, ये सेक्शन 5 IGST का सेक्शन 5 पे लिखा है 5। तो जो 9, 1, 2, 3, 4 था CGST एक्ट का, IGST एक्ट का 5, 1, 2, 3, 4, 5। CGST एक्ट के 9, 1 पे लेवी लिखा था ना, तो IGST का 5, 1। CGST के 9, 2 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स था, तो इनके 5, 2 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट। CGST एक्ट के 9, 3, 9, 4 में RCM था, तो इनके भी 5, 3, 5, 4 में RCM। CGST एक्ट के 9, 5 में E-com था, तो इनके भी 5, 5 पे। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर सेक्शंस, बट आपको नहीं चाहिए सेक्शन याद करना, और इनफैक्ट IGST का तो एकदम ही नहीं चाहिए। Subject to subsection 2, there shall be levied a tax called IGST on all interstate supply of goods services except दारू on value section 15 CGST not exceeding 40%। बेटा हम लोग कल पढ़े थे, जो CGST प्लस SGST का रेट को प्लस कर दो, जो मिलेगा फिगर वही IGST। तो मैक्सिमम CGST 20%, तो SGST भी 20%, दोनों को जोड़ के 40%। बस एक पॉइंट नया जो पढ़े थे, प्रोवाइडेड IGST ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी लेविड एज पर वैल्यू। जब इंपोर्ट होगा तो उसका वैल्यू, कस्टम वाले जो वैल्यू निकालेंगे, कस्टम वाले, क्योंकि उसका इंपोर्ट का वैल्यू का सिस्टम अलग है, तो वहां के वैल्यू के हिसाब से लगेगा। शैल बी कलेक्टेड in accordance with provision of section 3 of custom tariff act on value determined under the said act, उसके हिसाब से at the point, ये सब कुछ मतलब नहीं है। और 5.2 में लिखा है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाद में डिसाइड करके लगाएंगे। 5.3 पे RCM, 5.4 पे RCM, 5.5 पे E-com ऑपरेटर, सब कुछ वैसे ही, और IGST का रेट लिखा है। सो ये आज हम लोगों ने एक्ट का नाम सुना। SGST एक्ट पढ़ने ही नहीं है, UTGST एक्ट पढ़ने ही नहीं है, IGST में बस एक ही पॉइंट हो जाएगा, इंपोर्ट भी आ जाएगा, और वैल्यू कस्टम में जो जैसे होगा वैसे ही कर लेंगे, वो भी आपको पढ़ना नहीं है, इंटर पे वो भी नहीं है आपका। तो IGST का भूल ही जाओ, और CGST में 3 नए नए अच्छे अच्छे टर्म मिल गए, इनफेक्ट 2 मिल गए, क्या क्या, RCM और E-com ऑपरेटर। इज इट ओके? तो आपका जो मैंने 1 घंटा 10 मिनट्स लिया, उसका आउटकम इतना ही था कि आपको याद है RCM नाम का भी कुछ चिड़िया होता है GST में, और ओला उबर वाले टैक्स देते ना कि कैब ड्राइवर देते। इज इट गोल? यस। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे बेसिक्स पे, GST का के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। GST के बारे में कब सोचा गया, किस तरह से जन्म लेने के पहले ही मतलब डैश हो गया, फिर से दोबारा जन्म लिया,
एक्चुअली जीएसटी के बारे में कांग्रेस ने सोचा था, जन्म होते होते ही एकदम होने वाला था, फिर जीएसटी डैश हो गया, फिर उसके बाद पुनर्जन्म लिया जब मोदी गवर्नमेंट आया, तो फिर जन्म लेकर अब देख ही रहे हो आप लोगों को, खा गया हर एक जगह जीएसटी जीएसटी जीएसटी। सो एक थोड़ा सा पेज नंबर 10 पे आएंगे। कॉमन सेंस का बातें हैं जो कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं है। यस, अब हम लोग देखेंगे जीएसटी का जन्म से लेकर 1 जुलाई 2017 तक का सफर। कॉपी में लिखना नहीं है, पेज 10 ऐसे ही देखना है आप लोगों को। आगे देखेंगे बोर्ड पे 16 जुलाई 2004, देखो कितना पुराना बात है। जीएसटी आइडिया प्रपोज बाय केलकर कमिटी। भारत में एक इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म के लिए कमिटी बनाया गया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे और रिफॉर्म किया जा सकता है, अच्छा कैसे किया जा सकता है। पहले तो वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वो सब था ना, तो उसको रिफॉर्म के लिए उसके जो हेड थे वो केलकर जी थे, तो नाम हो गया केलकर कमिटी ने। केलकर कमिटी ने एक आइडिया दिया कि इंडिया में जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग अच्छे अच्छे कंट्रीज में जीएसटी था। सो भारत में जीएसटी का फर्स्ट वर्ड यूज हुआ 2004 में केलकर कमिटी ने किया। तो फिर पहले बेटा बजट, भारत का जो बजट होता है ना, एनुअल बजट, वो फरवरी के लास्ट डेट को आता था। फरवरी मंथ के लास्ट डेट को बजट, तो कभी 29 फरवरी, कभी 28 फरवरी। तो 28 फरवरी 2006 कांग्रेस का गवर्नमेंट था, फाइनेंस मिनिस्टर जी थे चिदम्बरम जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग एक जीएसटी लाएंगे और टारगेट सेट कर दिया 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी लाएंगे, यूनियन बजट पे डाल दिया। यानी देखो, बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले, एनडीए गवर्नमेंट आने से पहले प्रपोज कर दिया कि हम लोग जीएसटी लाएंगे, अच्छा है देश के लिए 2010 से। बट जब गवर्नमेंट था यूपीए का, उसमें ना बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाए थे, तो उसमें से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस के साथ था जीएसटी के फेवर में नहीं थे। लाइक ममता दीदी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद वो नहीं होगी क्योंकि जीएसटी आने से उनका बहुत लॉस है, तो बड़े बड़े स्टेट सपोर्ट नहीं किया पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए मिस्ड ड्यू टू पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के कारण फिर वो कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं मिला, तो पूरा लैप्स्ड हो गया। 2011 पे 115 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, बट वो भी 2014 पे लैप्स्ड ही हो गया, खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गया, बोलो बेटा। तो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद फुल मेजोरिटी के साथ आया, तो जो मोदी जी चाहते हैं वही होता है। तब यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्च 2013 जीएसटी नेटवर्क, अ कंपनी फॉर्म्ड मैनेज आईटी सिस्टम का एक फॉर्म किया गया। तो ये टर्म मिलेगा हम लोगों को कल। जीएसटी नेटवर्क एक कंपनी है, जो जितना ऑनलाइन दिखता है ना पोर्टल में, सब जीएसटी नेटवर्क के थ्रू होता है। कंपनी का फॉर्मेशन किया गया, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट है, बट इनका काम था जीएसटी नेटवर्क वो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर करना, डेवलप करना। फिर उसके बाद 19 दिसंबर 2014, तो गवर्नमेंट तो बन ही गया था। 122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस बाय फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे। जब एनडीए का गवर्नमेंट आया तब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे।
6 मई को Constitution 122 Amendment Bill 2014 related to GST was passed by लोक सभा। 15 में लोकसभा पास हो गया, फिर 3 अगस्त को राज्यसभा भी पास कर लिया, फिर लोकसभा भी पास कर लिया, अब बढ़ते गया। 8 सितंबर को कुछ मिस हो गया क्या? लिखना नहीं है बेटा। Subsequently, the Constitution Bill 2014 ratified by more than 50% states। ये GST लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्सेस था, समझा ना बेटा? तो 50% कंफर्मेशन चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट से। तो उस समय 50% से ज़्यादा तो एनडीए का, बीजेपी का गवर्नमेंट पहुंच ही गया था स्टेट में। तो जो वहाँ पे बैठ के मोदी जी चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट तो वही करेगा ना। तो आपको सुनकर खुशी होगा, हमारे असम इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई बिल। सबसे पहले असम गवर्नमेंट ने ही असम में पास करवा दिया कि हम असम गवर्नमेंट राजी है जीएसटी के लिए। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है। तो जीएसटी को एक्ट बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए 50% स्टेट का कंफर्मेशन भी चाहिए था, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई। ये आ सकता है तो हम लोग प्राउड फील करते हैं। हमारा आसाम ही एकदम चट मंगनी पट विवाह, उधर से सोचा, इधर से मंगनी करके भेज दिया, बोले हम तो शादी करवा दिए जीएसटी का, चलो आगे बढ़ो। सो 50% स्टेट्स रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव। फिर प्रेसिडेंट जी का कंसेंट आया 8 सितंबर को और इट बिकेम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। प्रेसिडेंट जी जब एसेंट दे देते लॉ बन जाता है। तो यहाँ तक दो बातें आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेट पहले रेटिफाई किया, मतलब कंफर्मेशन दिया, असम। जीएसटी एक्ट असम नहीं बनाया पहले, अपना तेलंगाना बनाया, पढ़ेंगे, बट असम। और जो ये जीएसटी के लिए जो कौन सा अमेंडमेंट नंबर पूछेगा तो ये बोलना पड़ेगा 101st अमेंडमेंट। ये अंडरलाइन कर देना, 101st अमेंडमेंट। पेज नंबर 10 पे है बेटा, पेज नंबर 10 पे 101st अमेंडमेंट। ठीक है, बस पूरा अंडरलाइन नहीं करना। 101st, ये 101st भूलेंगे भी नहीं। कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई करेंगे तो ये वर्ड फिर, ये नंबर फिर से आएगा। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 29 मार्च को सीजीएसटी बिल, आईजीएसटी बिल पास इन लोकसभा। आपको तो पता ही है, कुछ भी एक्ट बनाने के लिए लोकसभा में भी पास होना पड़ेगा, राज्यसभा में भी, और फिर प्रेसिडेंट जी का साइन चाहिए। फिर 5 अप्रैल को राज्यसभा में भी बिल पास हो गया और फिर 12 अप्रैल को प्रेसिडेंट जी ने भी अप्रूव कर दिया, बिल वाज एनेक्टेड, और फिर वो एक्ट बन गया। इसलिए 17 एक्ट 2017 बोलते हैं। और आपको पता है इंडिया में जीएसटी कब से शुरू हो गया? 1 जुलाई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी अक्रॉस इंडिया 1 जुलाई 17, बट जेएनके में 8 जुलाई। तो यहाँ से आप लोग को 2-3 एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। 101st अमेंडमेंट के थ्रू ही जीएसटी आया। व्हाट नंबर? 101। ठीक है, और क्या बताया गया बेटा? कौन सा? हाँ, असम फर्स्ट रेटिफाई किया, लेकिन स्टेट जीएसटी, स्टेट भी तो जीएसटी बनेगा ना, असम का असम जीएसटी। हालांकि आप लोग को पढ़ना नहीं है, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल जीएसटी। तो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी एक्ट पहले किसने बनाया? तेलंगाना इज टू पास फर्स्ट स्टेट जीएसटी बिल फॉलोड बाय बिहार। वाह, बिहार भी बाजी मार लिया। तो बिहार हमेशा पीछे रहता है ये सब काम पे, बट इस बार तो आगे मार दिया, तेलंगाना के बाद नंबर 2 पे आ गया। वैट पढ़ रहे थे बहुत पहले, वैट का जब आने का बात हुआ ना तो बिहार वॉज द लास्ट स्टेट जो करने के लिए, अब वैट ही था, अब तो खत्म हो गया। लेकिन बोला कि ठीक है वैट में पीछे रह गए, बट जीएसटी में एक तो नंबर पे नहीं आएंगे, 2 नंबर पे आ गए। तो सेकेंड स्टेट का नाम याद नहीं रखता है। जिसने पास किया वो है फर्स्ट स्टेट असम, और खुद का जीएसटी एक्ट बनाया सबसे पहले कौन?
तेलंगाना। एंड वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी कौन लाया वो भी देख लो, और हम लोग कहाँ पे है। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी 1954। बताओ जीएसटी कितना पुराना है, भारत में आते आते कितना लेट हो गया। सो यहाँ से 3 MCQs के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। बेटा समझ में आ रहा है क्या? बेटा आपको समझ में आ रहा है? सो 3-4 बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग मैट पे कहीं कॉपी में भी लिख भी लोगे, कल लिख लेंगे, आज नहीं। को ना पढ़ने के लिए बुक से नहीं पढ़ना है ज़्यादा, मैक्सिमम कॉपी से पढ़ना है। कॉपी से पढ़ने से जल्दी याद हो जाता है, खुद का लिखा हुआ है ना, मेहनत का है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग कल लिख लेंगे। 4 ही पॉइंट्स है, 100% तो लिखना ही नहीं है, तो मिल ही जाएगा। बट आसाम इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी एक्ट का। और क्या था बेटा? और तेलंगाना ओन स्टेट जीएसटी, और फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इज इट ओके? ये जीएसटी का सफर, तो जीएसटी कब से कब कब सोचा गया था भारत में, वो सब सोच के फायदा नहीं है। फिर भी अगर कोई आके बोले कि हम जीएसटी लाया इंडिया में, तो बोलना हाँ आप लाए हो इंडिया में। यहाँ पे तो 2004 से जीएसटी के बारे में सुनते आ रहे हैं। अगर वो यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस का ही अगर ज्यादा बोलबाला रहता तो जीएसटी अभी तक बुढ़ा हो जाता, और आप लाए हो। झूठ मत बोलो, इतना दिन बोलते थे, अब मत बोला करो। तो कौन लाया? सोचा था पहले से ही, बट लाया एनडीए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो कोई बीजेपी वाले आके बोले कि मैं लाया, तो ऐसे बोलना ठीक है आप लाया, लेकिन ये प्रपोज तो पहले से था। हाँ तुम समझदार हो, ठीक है। ज्यादा जोर चिल्ला से मत बोलना, क्योंकि पता है ना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ओके सो आज हम लोग ये रुकेंगे, दैट्स इट। और एक क्लास बेसिक्स का देंगे और वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। एक मिनट, सिलेबस इसमें एक बार डाला है क्या देख लेता हूँ मैं। सिलेबस डाला होगा तो सिलेबस दिखा देंगे। सिलेबस यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सिलेबस वगैरह देख के करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं बेटा।